हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम। दिस इज रंजन और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की ये सेशन आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा वो डिस्कस करूंगा। ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए हर एक सेशन में डेफिनेटली मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या मिलने वाला है आपको खास, तो आज का जो दिन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है खास, क्योंकि हम बात करेंगे उनकी जिनका मोटो ही है वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। Definitely we are going to talk about the Indian Coast Guard because it is an Indian Coast Guard Day, 1st of February। बातें करेंगे कुछ खास कि क्यों जरूरत पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन कोस्ट गार्ड्स का यूनिट फॉर्म करने के लिए, और ये किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या इसमें खास था, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट से वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है इसकी मैं बात करूं तो इंडिया की हमारी जो कोस्ट गार्ड यूनिट है वो पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड यूनिट है। तो डेफिनेटली यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। 2021 में हम मनाने वाले हैं 45th इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड्स डे। ये 45वां कोस्ट गार्ड डे है। ये हमारे पूरे दुनिया की जो है वो 4थी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड यूनिट है, विद द मोटो वी प्रोटेक्ट या वयम रक्षामः। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है 1960s से। इसकी जरूरत जो समझी गई वो 1960 के ड्यूरेशन में समझी गई। बताता हूं क्या इसके पीछे का रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। 1960 में, 1960s के ड्यूरेशन में, 1960s का जो टाइम था वो टाइम इस तरीके का था कि उस समय वाटर बेस्ड स्मगलिंग अपने पीक पे थी। ठीक है, पानी के रास्ते से स्मगलर्स जो थे वो बहुत सारा गुड्स कंटेंट जो था इलीगल तरीके से इंडिया में ला भी रहे थे और इंडिया से लेके भी जा रहे थे। ये चीज जो हमारे कस्टम्स को, इंडिया के इकोनॉमिक जो सिस्टम्स है उसको बहुत ज्यादा असर कर रही थी, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही थी इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस को। साथ ही साथ देखो, किसी भी देश का जो इकोनॉमी जो होता है ना वो बहुत हद तक डिपेंड करता है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस पर भी। तो अगर कोई चीजें इलीगल तरीके से आ रही है, यानी गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं मिल पा रहा है उस चीज का, कस्टम्स को वो टैक्स नहीं पे कर पा रहा है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट तक उसका रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा है। और अगर रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा है तो इन दैट केस आपका जो इकोनॉमी है वो काफी असर पड़ेगा उसके ऊपर, उस चीज का। और साथ ही साथ इलीगल चीजें भी आ रही थी, लोग भी आ जा रहे थे अलग इलीगल तरीके से। तो इन सब कंडीशंस की वजह से ना इंडियन नेवी की जरूरत बार बार समझी गई। बार बार इंडियन नेवी को बुलाया जा रहा था इस चीजों को देखने के लिए, इस पे एक्शन लेने के लिए। तो देखिए, इंडियन नेवी का भी जो पर्पस होता है, या जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, इनका जो पर्पस होता है वो मिलिट्री एक्शंस के लिए होता है। ठीक है, तो एक जरूरत समझी गई गवर्नमेंट में कि कुछ ऐसा एक कोई यूनिट फॉर्म किया जाए, कोई एक ऐसा डिवीजन बनाया जाए जो कि प्योरली डील करेगा इसी तरीके के इलीगल एक्टिविटीज पे डील करेगा, मैरीटाइम जो एक्शंस हैं वो लिया करेगा, लोगों की सेफ्टी पे डील करेगा, इस तरीके की चीजों पे एक्शन लेने की जरूरत समझी गई। तो उस जरूरत को समझते हुए इन द ईयर 1971 एक कमिटी फॉर्म की गई, एक कमिटी जिसका नाम था नाग चौधरी कमिटी। ठीक है, इस कमिटी को जो फॉर्म किया गया उसमें कॉम्बिनेशन में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, ऐसा करके 2-3 सब डिपार्टमेंट्स थे। इनको ज्वाइंटली ये टास्क दिया गया कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस चीज की, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ये जो भी एक नया यूनिट अगर हम फॉर्म करते हैं तो वो किस तरीके का वर्क करेगा, उसके क्या ऑपरेशंस होंगे, उसकी क्या लिमिट्स होगी वर्किंग की, और क्या उसका नीड रहेगा, वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा। तो उसके ऑपरेशंस को लेके पूरा एक रिपोर्ट मांगा गया। ठीक है, कि हमको क्या, किस तरीके का हम थ्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके लिए हमको क्या एक्शन प्लान रेडी करना चाहिए। तो ये कमिटी जो है 1971 के आसपास ऐसी एक कमिटी बनाई गई, और इस कमिटी के रिपोर्ट के हिसाब से जो जरूरत समझी गई उसके अकॉर्डिंग लगभग 1973 के आसपास ये जरूरत समझी गई कि चलिए ठीक है, नेवी जो है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ हम क्या करेंगे कि एक यूनिट जैसा बनाएंगे। वो यूनिट का जो टास्क होगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिफाइन हो रहा था, और उसी ड्यूरेशन में उस यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी परचेजिंग, ये सब ग्रेजुअली आने शुरू हो गए। इसी कमिटी की रिपोर्ट में साथ में ये भी धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि हमको कितने पर्सनल्स की जरूरत पड़ेगी इन टास्क को परफॉर्म करने की, कितनी आर्टिलरीज की, कितने लोगों की, कितने हमको रिसोर्सेस की नीड रहेगी। वो सब कुछ इस कमिटी की रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया। ग्रेजुअली क्या होता है कि 1974 में इस कमिटी की रिपोर्ट आती है। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके हिसाब से, और उस समय के जो हमारे जो एडमिरल साहब जो थे, उस समय के जो एडमिरल थे, एडमिरल सौरेंद्र नाथ कोहली जी, तो उन्होंने उस समय जो अपनी जो रिपोर्ट में खास तौर पे एक रिकमेंडेशन किया कि डेफिनेटली
इस चीज की नीड तो है, लेकिन इंडियन नेवी से अलग एक और यूनिट फॉर्म करने की इसकी जरूरत है। ये इंडियन नेवी को ये चीज के लिए ना बोला जाए, इनफैक्ट एक अलग से एक टीम बनाई जाए जो कि डेडिकेटेडली, जिसका ओवरऑल पर्पस ही रहेगा इन इलीगल एक्शंस और इस मैरीटाइम जो वर्क्स हैं इनको कंडक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन ये था कि जो नेवी है या एयरफोर्स है या आर्मी है, ये सब ना मिलिट्री एक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आप इनको लॉ एंड एनफोर्समेंट के लिए आप ऐसा यूज करवाएंगे तो इन दैट केस वो अपने एक्चुअल मोटिव से भटक जाएंगे, वो एक्चुअल मोटिव से डेविएट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी जरूरत को समझते हुए एडमिरल सुरेंद्र नाथ कोहली ने एक अपनी रिपोर्ट एक पेश की, और वो रिपोर्ट जो है, वो जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने एक कमिटी फॉर्म की। अब इस कमिटी का काम ये था कि आगे का एक्शन प्लान डिसाइड करना। अब आगे एक नया, चूंकि हमको एक नया टीम बनाना है, एक नया डिफेंस सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा डिटेल सिस्टम जो है, पूरा का पूरा फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या उसकी वर्किंग होगी, ये प्लान करने के लिए जो अगली कमिटी बनाई गई वो थी रुस्तम जी कमिटी। ठीक है, ये रुस्तम जी कमिटी जो है किन के नाम पे है, आपको जानने की इच्छा हो रही होगी तो डेफिनेटली आपको मैं बता देता हूं। ये रुस्तम जी कमिटी जो है ये मिस्टर के.एफ. रुस्तम जी के नाम पे है। इनके बारे में आपको मैं जल्दी से बता दूं, 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का फॉर्मेशन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, 1965 में जो बीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। दिस इज मिस्टर के.एफ. रुस्तम जी। ठीक है, ये एक्चुअल में इंडियन आईपीएस सर्विसेज में थे, एकदम बिगिनिंग में इनके बारे में बताऊं तो आईपीएस सर्विसेज में थे, और जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें ये प्लेस थे, इसमें ये पोस्टेड थे उस ड्यूरेशन में। और उसके बाद फिर इनका काफी बड़ा योगदान रहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एस्टैब्लिशमेंट में। और अब ये जो रुस्तम जी कमेटी फॉर्म हो रही थी इंडियन कोस्ट गार्ड्स के यूनिट को बनाने के लिए, उसके चेयरमैनशिप में भी ये खुद ही थे उसमें। ठीक है, तो काफी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा इन सर्विसेज में। साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि नेवी के ही ऑफिसर्स को, नेवी के ही कई सारे ऑफिसर्स को उसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमको क्या करना चाहिए, एक गाइडलाइंस देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए हमको नेवी की जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर रुस्तम जी कमेटी ने 1974 के अगस्त में, रुस्तम जी कमेटी ने अगस्त 1974 में अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये मेंशन था कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान होना चाहिए, कितने पर्सनल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, कितने वेसल्स की नीड पड़ेगी, और कैसा हमारा एक्शन प्लान रहेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन, हमारा कोस्टल लाइन जो है वो 7517 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, जिसको कि प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। तो डेफिनेटली उसके लिए एक्शन प्लान भी बहुत तगड़ा होने की नीड थी। तो उस समय पे लगभग 1975 के आसपास, हाँ एक और चीज आपको बता दूं, रुस्तम जी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी ना, उसमें एक रिकमेंडेशन था। क्या रिकमेंडेशन था बता रहा हूं। उसमें रिकमेंडेशन ये था कि ये जो भी नया यूनिट जो फॉर्म होगा हमारा कोस्टल रीजन्स को गार्ड करने का, उस नए यूनिट की जो वर्किंग होगी, इट शुड बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ने अपने तरफ से, यानी कैबिनेट ने अपने तरफ से एक रिकमेंडेशन और दिया। कैबिनेट ने बोला कि इसको क्यों ना हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रखा जाए, इसको क्यों ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ही रखा जाए। ठीक है, सो दैट ये होम मिनिस्टर के कंट्रोल में रहता है और फिर उनके अकॉर्डिंग इसको हम प्लान करते हैं। देखिए आपको बेसिकली बता दूं कि जो जितने हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो लेकिन उस समय की जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने तुरंत इस डिसीजन को ओवर रूल किया और उन्होंने बोला कि नहीं, जो रुस्तम जी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया हुआ है एग्जैक्टली हम उसी पे चलेंगे। अगर उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इट शुड बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो डेफिनेटली इट शुड बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और फाइनली ये डिसीजन फिर निकल के आता है कि 1975 में फाइनली फिर ये डिसीजन निकल के आता है कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक डिटेल्ड फॉर्म में एक पूरा का पूरा रिपोर्ट आता है और वहां से ये डिसाइड होता है कि हमको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे इस यूनिट को फॉर्म किया जाएगा। आफ्टर दैट इन द ईयर 1977, जो कि आज ही के दिन, दैट मींस 1 Feb 1977 को इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि इंडियन
कोस्ट गार्ड्स यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है 1 फरवरी 1977 को। लेकिन मैं बता दूं कि इसके साथ एक और डेट एसोसिएटेड है। इसके साथ एक और डेट एसोसिएटेड है, वो ये है कि एक्चुअल में देखा जाए तो 18 अगस्त 1978 को जब इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है और उस बेसिस पे फिर इनका प्रॉपर ऑपरेशन एंड वर्किंग जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाता है एक प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि हम एक्चुअल में इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन हुआ था 1 फरवरी 1977 में 1977 में, बट एक्चुअली ये लोग फंक्शनल हुए 18 अगस्त 1978 पे। और उस समय के जो नेवल स्टाफ के जो पर्सनल जो थे वही लीड कर रहे थे इसे प्रॉपरली, उन्हीं के डायरेक्शन में ही रिक्रूटमेंट्स और बाकी सारी जो चीजें थी वो फुलफिल की जा रही थी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया अल्टीमेटली, और फिर उसके बेसिस पे वहां से उस ड्यूरेशन से इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट जो है वो फंक्शनल हुई। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड आज के दिन के बारे में। और मैं बता दूं आपको कि जब 1978 में जब ये फंक्शनल हुआ तो हमारे पास सिर्फ 7 वेसल्स थे, ओनली 7 वेसल्स थे। सोचिए 7 वेसल्स थे सिर्फ हमारे पास पूरे 7517 किलोमीटर की इंडियन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट आफ्टर दैट ग्रेजुअली अभी का सिनेरियो आपको जल्दी से बता देता हूं। अभी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो इज दैट वी आर हैविंग more than 15,700 एक्टिव पर्सनल्स, लगभग 15,700 से ज्यादा एक्टिव पर्सनल्स हैं, लगभग 190 प्लस वेसल्स हैं और लगभग 44 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पावर कितनी गुना बढ़ चुकी है। और बता दूं कि काफी बड़े मिशंस इंडियन कोस्ट गार्ड ने किए हुए हैं, काफी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए हैं और काफी पायरेसी को भी उसने रोका हुआ है, इलीगल एक्शंस को भी कई तरीके से रोका गया है। और जब मुंबई अटैक जब हुआ तो उसके बाद इस चीज की बहुत ज्यादा नीड समझी गई कि अब इंडियन कोस्ट गार्ड की यूनिट को और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा पावरफुल बनाने की नीड है। तो डेफिनेटली अब उस हिसाब से 2023 का प्लान किया गया है जिसमें कि एयरक्राफ्ट्स की संख्या लगभग 200 प्लस होने वाली है। जो वेसल्स की संख्या भी जो है ये लगभग 400 प्लस का प्लान हुआ है और ऐसा इनके पावर में बहुत ज्यादा इंक्रीज का प्लान किया जा चुका है। सो दिस इज इट। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड है, देखिए उस समय जो एडमिरल वीके जो ये थे, एडमिरल हमारे वीए कामत जो थे, है ना, वो उस समय के डीजी अपॉइंट किए गए थे। ये नेवी के वाइस एडमिरल के पोस्ट पे थे। ध्यान रखिएगा, पोस्ट रैंक को भूलना नहीं क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में ये पूछा जाता है। तो आपके नेवी के वाइस एडमिरल के पोस्ट पे थे वीए कामत जी, जिनको की जो इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले डीजी अपॉइंट हुए थे, डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे। एक बात आपको बता दूं इंफॉर्मेशन की, वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट और इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल की पोस्ट बोथ आर इक्विवेलेंट, ये दोनों बराबर की पोस्ट है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थिंग, तो उस ड्यूरेशन में जो प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये बने हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले हेड, पहले लीडर। ठीक है, सो दिस इज इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड्स। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सम अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ऐसा और वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा मैं। तो चलिए मिलता हूं आपसे किसी एक नेक्स्ट सेशन में, फिर से कुछ लेके आऊंगा, कुछ नया इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊंगा अगले सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।